नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जिस वारदात के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, इसे सुन के आपको लगेगा कि हमें अक्सर शिकायत रहती है कि पुलिस वाले अपना काम ठीक से नहीं करते हैं। लेकिन इस केस में जैसे पुलिस वालों ने 3 दिन में इतनी बड़ी वारदात को सुलझाया, इसे देख के कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है यूपी के अमरोहा ज़िले के बावनखेड़ी गांव की। यूपी के अमरोहा ज़िले के बावनखेड़ी गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार का मुखिया मास्टर शौकत अली, उनकी बीबी हाशमी, उनका बड़ा बेटा अनीस, अनीस की बीबी अंजुम और उनका एक 10 महीने का बेटा था जिसका नाम अर्श था। उनके छोटे बेटे राशिद, इकलौती बेटी शबनम और उनकी एक भांजी भी उन्हीं के साथ रहा करती थी जिसका नाम राबिया था। इस परिवार में कुल 8 लोग थे। 8 लोगों का एक बहुत ही सुखी परिवार था। इस घर के मुखिया मास्टर शौकत अली एक कॉलेज के लेक्चरर थे। उनकी बेबी हाशमी हाउसवाइफ थी। उनका बड़ा बेटा अनीश जलंधर में एक कंपनी में इंजीनियर था। छोटा बेटा राशिद मेरठ से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था और इकलौती बेटी शबनम ने AA की हुई थी और मेरठ के ही एक स्कूल में वो एक शिक्षा मित्र के रूप में बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया करती थी। दोस्तों, ये वारदात है 14 अप्रैल 2008 की। सुबह के लगभग 2:15 रात और सुबह के बीच में जो वक्त होता है, उस वक्त में उस घर की इकलौती बेटी शबनम छत के ऊपर से जोर जोर के चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है और आस पड़ोस के लोगों को बुलाने लगती है। रो रो के चिल्ला चिल्ला के कहती है कि हम मुझे बचाओ, देखो ये क्या हो गया है। क्योंकि उस गांव में इस परिवार की बहुत ही इज्जत थी। एक दौलतमंद, एक पढ़ा लिखा परिवार था। आस पड़ोस के लोग जब सुनते हैं कि शबनम चिल्ला रही है तो लोग भागा भागा आते हैं और गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट नहीं खोल पाते क्योंकि गेट अंदर से लॉक रहता है। फिर वो शबनम को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये गेट खोलो। शबनम ऊपर से नीचे आती है, मेन गेट का डोर खोलती है, फिर वो ऊपर चली जाती है और गांव के लोग उनके साथ पीछे पीछे ऊपर चलते हैं। जब ऊपर जाते हैं तो गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उस घर में 7 लाशें थी। हर एक बिस्तर में चद्दर ओढ़े हुए एक एक लाश थी। वो 7 लाशें थी शबनम के माता पिता, बड़े भाई भाभी, भतीजा, छोटे भाई और उनकी जो एक बहन थी, रिश्तेदार थी, उनकी। जब गांव वाले उससे पूछते हैं कि ये किसने किया तो शबनम बताती है कि रात को कुछ चोर डाकू आए और जिन्होंने इन सबको मारा और मार करके वो नीचे के मेन डोर से चले गए। उसी बीच गांव में से किसी एक इंसान ने पुलिस को खबर की। तो पुलिस, हसनपुर थाना के पुलिस को जब खबर की तो हसनपुर थाना के जो इंचार्ज थे वो दौड़ा भागा राठी को वहाँ आए। वहाँ जब वो आए तो उन्होंने घर का एक जो माहौल है वो देखा तो उन्हें कुछ शक हुआ, लेकिन क्योंकि उस वक्त किसी से बात करने की वो माहौल नहीं थी तो उन्होंने घर की इकलौती बची बेटी शबनम, क्योंकि वही चश्मदीद थी, कोई और था नहीं बताने के, तो उससे पूछने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि शबनम बेतहासा रो रही थी और कुछ बोलने की हालत में नहीं थी तो उससे बात करना संभव नहीं था। सुबह होते होते ये खबर पूरे अमरोहा ज़िले में फैल गई और उस घर के बाहर लोगों का जमावड़ा हो गया। लोगों में शबनम के लिए हमदर्दी थी और पुलिस और प्रशासन के लिए गुस्सा था। इसे देखते हुए आनन फानन में अमरोहा ज़िले के एसपी ने हसनपुर थाना के इंचार्ज को सस्पेंड किया और इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन का जिम्मेदारी दिया अमरोहा ज़िले के थाना के SHO RP गुप्ता को। क्योंकि RP गुप्ता का जो रिकॉर्ड है, जो गांव के जो लोगों के अंदर उनका इमेज है वो बहुत ही अच्छा है। तो RP गुप्ता सुबह 8 बजे 15 अप्रैल 2008 सुबह 8 बजे तक वो उस घर में पहुंच गए। उस घर में पहुंचते ही उन्होंने शबनम से बात करने की कोशिश की, जो कि हो नहीं पाया। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो धीरे से
जो आस पड़ोस के लोग थे उनसे बात की, सबसे बात की, तो उन्हें पता चला कि शबनम का जो घर है उसके घर के पिछले दीवार की तरफ से वो चोर डाकू आए और छत के जरिए फर्स्ट फ्लोर तक पहुँचे और सबको मार के चले गए। तो वो क्या कहते हैं, आरपी गुप्ता छत के जरिए उस पिछले दीवार को देखने के चलते हैं। जब पिछली दीवार को देखा जाता है तो वो ज़मीन से लगभग 14 फीट ऊंची थी। उस दीवार तक चढ़ना, उस दीवार के जरिए छत तक पहुंचना किसी सीढ़ी या किसी सहारे के बगैर पॉसिबल नहीं था। लेकिन उन्हें वहाँ कोई सीढ़ी या जो एक होता है जो सहारा लेके उस छत तक कोई चढ़े, वैसा कुछ उन्हें दिखा नहीं। फिर क्या हुआ कि उन्होंने फिर से एक जो गाँव वाले हैं, गाँव वालों के जरिए रिश्तेदार की मौजूदगी में शबनम से बातें की। तो शबनम ने कहा कि उस रात क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो वो छत पे सोने चली गई थी, और छत पे जब वो सो रही थी तो सुबह के वक्त उस छत के जरिए 4-5 लोग आए, डकैत टाइप के लोग, और आके वो फर्स्ट फ्लोर तक गए और सारे लोगों को मारकर वो मेन गेट से चले गए। आरपी गुप्ता को शक बहुत सारी बातों पे थी, लेकिन क्योंकि वो माहौल वैसा था कि शबनम से वो कड़ाई से पूछताछ नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने आनन फानन में सारी डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए अमरोहा जेल के जिला अस्पताल को भेज दिया और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाकर वहाँ से सैंपल वगैरह उठा लिए। उसके बाद क्या हुआ, जब पूछताछ कर ही रहे थे, वो ट्राई कर रहे थे कि शबनम से और डिटेल में वो पूछताछ करे क्योंकि, लेकिन शबनम का रो रो के बुरा हाल था और शबनम किसी भी कीमत पे बात करने के हालत में नहीं थे। ये हो भी क्यों ना, क्योंकि उसने अपने पूरा परिवार खो दिया था। लेकिन क्या होता है कि उसी बीच शबनम की तबीयत बहुत ज़्यादा रोने धोने के कारण बिगड़ जाती है और उसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। जब डॉक्टर शबनम की चेकअप करती है तो उन्हें पता चलता है कि शबनम 7 हफ्ते के प्रेग्नेंट है। जब ये बात आईओ को पता चलती है, आरपी गुप्ता को पता चलता है, तो वो क्या करते हैं कि आस पड़ोस के लोगों से अपने मुखबिरों को पूरा काम पे लगा देते हैं कि इसका तहकीकात करो कि शबनम का किसी और के साथ कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं है, कहीं इस मामले में उसका कोई हाथ तो नहीं है। तो क्या होता है कि वो मुखबिर से अपना काम वगैरह करा ही रहे थे कि तभी ये खबर उस वक्त के सीएम, जो कि यूपी के उस वक्त के सीएम थे मायावती जी तक पहुंचते और मायावती जी शबनम के घर के दौरे पे आती है और दिलासा देते हैं कि उन्हें इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा और वो ऐलान करते हैं 5 लाख रुपए के मुआवजा शबनम की ओर, क्योंकि शबनम इकलौती बची उस घर की इकलौती इंसान थी, उसने सारा परिवार खो दिया था। तब आरपी गुप्ता क्या करते हैं कि सीएम के पीए से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं इस केस को सॉल्व करने के बहुत ही करीब हूँ, आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, तब तक आप मुआवजे की रकम को शबनम को ना दें। मायावती जी क्योंकि नहीं मानती है तो वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनको 48 आवर्स की मोहलत मिलती है कि 48 आवर्स तक अगर ये केस सुलझ गया तो ठीक है, वरना वो मुआवजे की रकम शबनम को दे दी जाएगी। आरपी गुप्ता क्या करते हैं, इस बीच मुखबिर के जरिए ये खबर लेने की कोशिश करते हैं कि ये शबनम प्रेग्नेंट कैसे है, क्योंकि शबनम शादीशुदा नहीं थी, तो ये पूरा मामला क्या था। जब अगले ही दिन 16 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आता है वो सबको चौंका देता है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए पता चला आरपी गुप्ता और उनकी टीम को कि एक बस वो 10 महीने के बच्चे को अगर आप छोड़ दें तो बाकी के 6 लोगों को मारने से पहले नशे की कोई दवाई दी गई थी जिसके कारण वो बेहोश थे और वो किसी फाइट बैक नहीं किया, किसी ने भी मरते समय अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की, वो चद्दर में लिपटे अपने अपने जगह में पड़े रहे और चद्दर के ऊपर से ही किसी ने उन सब लोगों को धार हथियारों से वार करके उन्हें मार डाला। तो आरपी गुप्ता अपने की टीम के साथ शबनम के घर की फिर से तलाशी लेते हैं। उस तलाशी के दौरान उन्हें एक नशे की दवाई की शीशी भी मिल जाती है और एक सिम कार्ड मिलता है। ये 2 ऐसे सबूत थे जिससे आरपी गुप्ता के शक शबनम के ऊपर और गहरा कर दिया था। उसके बाद 17 अप्रैल 2008 को मुखबिर के जरिए आरपी गुप्ता को पता चलता है कि एक बंदा है सलीम,
जिसका अफेयर शबनम के साथ है। अगर उसको उठाया जाए तो ये केस सुलझ सकता है। तो आरपी गुप्ता दौड़ा भागा जाता है और सलीम को अपने घर में खोजने की कोशिश करता है, लेकिन सलीम है कि गांव में कहीं नहीं दिखता है, कहीं नहीं, किसी को पता नहीं, उसके घर वालों को पता नहीं वो कहाँ चला गया। तो क्या करता है, पुलिस उसे ढूंढते ढूंढते घर से दूर गजरोला में वो मिल जाता है और 18 अप्रैल 2008 के करीबन दोपहर के 2 बजे उसे गिरफ्तार कर अपने थाने ले आती है। जब थाने लाके उसे पूछताछ किया जाता है तो पहले तो सलीम नानुगुर करता है, कहता है कि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जब पुलिसिया अंदाज में आरपी गुप्ता उसका इन्वेस्टिगेशन करता है, इंटरोगेट करता है उसे, तो वो पूरा कहानी बता देता है और इस वारदात के पीछे उसके और शबनम के हाथ होने की बात को स्वीकार करता है। फिर पुलिस आनन फानन में शबनम के घर पहुंचती है। शबनम को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, लेकिन शबनम वही कहानी दोहरा रही थी कि कोई चोर डाकू टाइप इंसान आए और उन्होंने सबने उसको मार डाला। क्योंकि आरपी गुप्ता के मन में बड़े सारे सवाल थे। अगर छत के ज़रिए कोई आता तो शबनम को क्यों छोड़ दिया, नशे पूरे घर वालों को दिया गया लेकिन शबनम को नहीं दिया गया। ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आरपी गुप्ता के मन में थे। जब आरपी गुप्ता को कोई दूसरा चारा नहीं देखा तो शबनम को और सलीम को आमने सामने बिठा के इंटरोगेट किया गया। उस इंटरोगेशन में शबनम को ये बात पता चल गई कि अब और झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो शबनम ने क्या किया, शबनम ने सच बोला। शबनम ने और सलीम ने जो कहानी सुनाई वो कुछ इस तरह है। 2007 के किसी महीने में शबनम को सलीम से मुलाकात होती है, क्योंकि वो दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। और उस मुलाकात के बाद उनकी दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है और प्यार परवान चढ़ता है। फिर शबनम अपने घर वालों से बात करती है कि वो सलीम से शादी करना चाहती है, लेकिन उसके घर वाले इस बात से नकार देते हैं कि वो शबनम की शादी सलीम से नहीं करेगी, क्योंकि शबनम जहाँ डबल एमए थी और शिक्षा मित्र के रूप में एक काम कर रही थी एक स्कूल में, वहीं सलीम 8वीं फेल एक छोटा मोटा बड़ोई का काम करता था। और शबनम के घर वाले जो कि पढ़े लिखे दौलतमंद और उस गांव में बहुत रुतबा रखने वाले थे, वही सलीम उसके और उनके औकात से बहुत नीचे का था। तो इस बात से शबनम को मना कर देते हैं कि उनकी शादी, वो शबनम की शादी सलीम से नहीं कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, इस घर वालों के मना करने के बावजूद शबनम सलीम से मिलना नहीं छोड़ती है और अप्रैल 2008 में शबनम को पता चलता है कि वो गर्भवती है और सलीम उसका बाप है। तो वो क्या करती है, वो दोबारा अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करती है कि उसे सलीम से शादी करनी है, लेकिन उसके घर वाले फिर से मना कर देते हैं। तो शबनम फिर सोचती है कि क्यों ना वो अपने पूरे ही घर वालों को निपटा दे, ताकि उसके बाद उसे रोकने टोकने वाला कोई ना हो। इस जगह वो ये भी कर सकते थे कि वो और सलीम अपना भाग के किसी और जगह भाग सकते थे, अपना एक नया दुनिया बसा सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि शबनम को कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती और क्योंकि सलीम की भी फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती थी। तो शबनम ने सोचा क्यों ना पूरे परिवार को ही निपटा दिया जाए, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि वो दो मिलकर 7 लोगों का कत्ल नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, 14 अप्रैल के दिन सलीम के जरिए शबनम ने उस गांव से करीबन 38 किलोमीटर दूर पागवाड़ा से नशे की दवाई लेके आए, नशे की 10 गोलियां लेके आए, जो शबनम ने खाने के बाद में रात को सबको चाय में मिला कर दे दी। उस दिन क्या हुआ, 14 अप्रैल के दिन शबनम की जो बड़े भाई थे अनीश और छोटे भाई रशीद, वो अपने अपने जगह अपने अपने जहाँ वो काम करते थे वहाँ लौट रहे थे। जब शबनम को पता चला कि उसके भाई लौट रहे हैं तो उसने फ़ोन किया और उनसे आग्रह की कि आइए हम आज की रात साथ में मिलकर खाते हैं पीते हैं, कल सुबह चले जाना। बहन के प्यार में अंधे होकर भाई वापस घर को आ जाते हैं। उन्हें ये पता नहीं था कि बहन ने क्या साजिश रची थी। फिर खाना खाने के बाद शबनम पूछती है कि किसी को चाय तो नहीं पीनी है, तो सब कहते हैं हाँ हमें पिला दो, लेकिन वो 10 महीने का बच्चा था जिसने चाय नहीं पी थी, इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस बच्चे में नशे की कोई दवाई नहीं मिली। लेकिन बाकी के जो लोग थे उन सबको चाय में मिलाकर शबनम ने नशे की टैबलेट दे दी। वो बेहोश हो गए और करीबन रात को 1:15 बजे सलीम घर आया।
शबनम ने दरवाज़ा खोला। सलीम अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेके आया था और उस सलीम और शबनम ने मिलकर बारी बारी से घर के सारे सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। एक जो बच्चा था 10 महीने का, अर्श, भतीजा शबनम का, उसे कुल्हाड़ी से नहीं मारा गया बल्कि उसे गला दबा कर मारा गया। शबनम ने पकड़ी और सलीम ने उसका गला दबाया। और फिर क्या क्या, शबनम ने दरवाज़ा खोला, सलीम अपने घर को वापस चला गया। लेकिन फिर शबनम अपने रूम में चली गई। उसने अपने हाथ वगैरह धोए, कपड़े वगैरह चेंज किए क्योंकि उसमें खून लग चुके थे। तभी उसे पता चला कि जो 10 महीने का अर्श है वो मरा नहीं है, वो रो रहा है। जब उन्होंने गला दबाया था शायद वो बेहोश ही हुआ था। तो फिर शबनम ने फिर से सलीम को कॉल किया, लेकिन इस बार सलीम ने उसे वापस फिर से आने से मना कर दिया और कहा कि जो करना है वो तुम ही करो। तो शबनम ने क्या किया, अपने भतीजा का गला फिर से दबाया और तब तक दबा के रखा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। तो दोस्तों, एक लड़की ने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया अपने आशिक के साथ मिलकर। और पुलिस को जो एक सिम कार्ड मिली थी वहाँ से, उससे पुलिस को पता चला कि उस दिन 14 अप्रैल 2008 को शबनम ने सलीम को 52 बार कॉल किया, शाम को करीबन 7:30 बजे से सुबह के 2:15 बजे तक। उस पूरे कॉल्स में एक टाइम वो था 1:09 से 1:40 सुबह के, वो एक 30 मिनट का एक गैप था जब सलीम और शबनम ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस क्योंकि इकबालिया जुल्म कर चुके थे वो लोग, लेकिन वो उन्हें सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी नहीं था, उन्हें सबूत की भी ज़रूरत थी। तो इस सिम कार्ड के कॉल डिटेल्स ने पुलिस को बड़ा हेल्प किया। और बाद में पता चला कि सलीम ने जब सबको मारा और घर से वो बाहर निकला तो उसने अपना जो कुल्हाड़ी था जिससे उसने पूरे वारदात को अंजाम दिया, उसे पास के ही एक तालाब में फेंक दिया था और उस तालाब से उस कुल्हाड़ी को बरामद किया गया। फिर खून से सने सलीम के कपड़े और शबनम के कपड़े दोनों अपने अपने घरों से बरामद कराया गया, जो कि बाद में एविडेंस के तौर पर कोर्ट में सबमिट किया गया। उसके बाद क्या हुआ, सलीम और शबनम को 19 अप्रैल 2008 को ऑफिशियली गिरफ्तार कर दिया गया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। दिसंबर 2008 तक शबनम ने एक बेटे को जेल में ही जन्म दिया और जेल मैनुअल के हिसाब से 6 साल तक शबनम की जो बेटा है वो उसी के साथ जेल में रहा। इस बीच ये केस अदालत तक गई। 2010 के जुलाई के महीने में अमरोहा की जिला अदालत ने इन दोनों को फांसी की सज़ा दी और इस फांसी की सज़ा के अगेंस्ट में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की, जिसे अप्रैल 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया और उनकी जो फांसी की सज़ा थी वो बरकरार रखी। फिर उन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, जो कि मई 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी और उनकी जो फांसी की सज़ा थी जो कि निचली अदालत ने दी थी उसे बरकरार रखा। फिर कोई चारा ना देख शबनम ने एक मर्सी पिटीशन डाली उस वक्त के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के पास, जो कि अगस्त 2016 में प्रणब मुखर्जी जी ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया। और फिर 2021 में अमरोहा के जिला अदालत ने शबनम के अगेंस्ट में डेथ वारंट जारी की। तब ये मामला फिर से एक बार सुर्खियों में आया, लेकिन क्योंकि सलीम की मर्सी पिटीशन अभी पेंडिंग थी और क्योंकि एक केस की सज़ा, अगर एक केस में 2 अभियुक्त हैं तो दोनों को फांसी या सज़ा जो भी सज़ा मिले वो साथ में मिलनी होती है, इसीलिए शबनम की जो फांसी है वो टल गई। अभी जो है सलीम के पास कुछ और कानूनी जो तरीके हैं, थोड़े से टाइम अपनी ज़िंदगी के खरीदने की, तो वो 1-2 जो कानूनी दाव पेच है वो उन्हें खेलना बाकी है। लेकिन अगर शबनम को फांसी दी जाती है, शबनम और सलीम दोनों को, तो आज़ाद भारत की ये पहली औरत होगी जिसे फांसी दी जाएगी। इस बीच 2015 तक आते आते करीबन 6 साल से ऊपर ही हो गया था शबनम के बेटे को, और शबनम क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से सब एक बच्चे को 6 साल से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता, तो उसकी एडॉप्शन के लिए किसी को ढूंढा जाने लगा, लेकिन कोई सामने नहीं आया। उस वक्त उस्मान सैफी नाम का एक लड़का, जो कि बावनखेड़ी गांव का ही है, अमरोहा ज़िले के, जो शबनम को बचपन से जानता था, शबनम से जूनियर था, और वो कहता था कि वो जिस शबनम को जानता था वो कुछ और थी।
उसने कई बार उसकी हेल्प की, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। तो कई बार शबनम ने उस्मान सैफ़ी की कॉलेज की फ़ीस भी भरी थी। तो उस्मान सैफ़ी जी सामने आए और उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर शबनम के बेटे को गोद दिया। अब वो उन्हीं के बेटे हैं, उनके साथ रहते हैं। और शबनम ने भी इस बात पे हामी भर दी, मंजूरी दे दी कि वो उस्मान सैफ़ी के पास अपने बेटा एडॉप्शन के लिए दे दे। अभी शबनम जो है वो अमरोहा के ही बरेली जेल में बंद है, और सलीम जो है वो प्रयागराज के नैनी जेल में बंद है। और इस केस में जब भी कोई अपडेट आती है तो मैं आप तक इस चैनल के ज़रिए ज़रूर भेजूँगी। और दोस्तों, ये पूरा वाक़या सुलझ गया सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिनों में। पुलिस इंस्पेक्टर जो थे अमरोहा ज़िले के थाना के SHO RP गुप्ता, उन्होंने एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया कि 3 दिन में इतनी बड़ी वारदात को सुलझा दिया। और इसके लिए अमरोहा के जिला अदालत ने पुलिस को बहुत शाबाशी दी और कहा कि बहुत अच्छा काम किया है। और जिस तरीके से उस पूरे कोई सबूत नहीं था, एक बस चश्मदीद थी जो कि वो खुद से स्वीकार नहीं करेगी कि उसने मर्डर किया था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसे सब आज तक मानते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।